नमस्ते। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडियन बिजनेस टीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड अंकित कपूर जी, जो कि है कमोडिटी समाचार से। तो स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्कार। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार अंकित जी। नमस्ते। नमस्कार सर। और आज अच्छा है, गर्मा गर्म विषय पर आपसे बातचीत होगी। जी बिल्कुल, बहुत गर्मा गर्म विषय है और बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत जी। सारी हैं और ट्रेडर सबसे ज्यादा परेशान है इस समय, और फिजिकल मार्केट सराफा ज्वेलर सबसे ज्यादा परेशान है। हम्म। और गर्मा गर्म इतना कि पिघल रहा है सब कुछ। पिघल नहीं रहा, सब कुछ सॉलिड होता जा रहा है। अभी गोल्ड अगर देखें तो इस समय एक करेक्ट। लाख तेईस हजार को क्रॉस कर चुका है। सिल्वर की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1,50,000 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन फिजिकल मार्केट में सिल्वर अभी 1,70,000 1,75,000 के आसपास चल रही है। तो काफी टेंस भरा माहौल है। बहुत सारे अब ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि एमसिक्स में कैसे ट्रेड करा जाए ताकि एमसिक्स से हम डिलीवरी ले सकें। प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हाँ डिफरेंटली जहाँ पे 15 से 20% का मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कि अब हम एम6 की तरफ थोड़ा सा रुख करने की कोशिश करें। ट्रेडर्स अभी मुझे ऐसा परेशान है, लगता है कि सिल्वर ये मार्केट में मिल नहीं रही है। अंकित जी 100% मार्जिन आ जाएगा 3 4 दिन में। अगर यही चांदी की स्पीड रही तो 100% मार्जिन कर देंगे उसको, बड़े नहीं, ताकि लोग लॉस नहीं करें। देखिए, बाय 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 नहीं करें बात अलग है, लेकिन फिजिकल मार्केट में आप कैसे रोक लोगे? अगर 100% करेंगे मार्जिन तो उसमें और ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। उससे कोई प्रॉब्लम वाली चीजें सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट, जैसा आपने बोला, अगले 2 से 3 दिन के अंदर सेबी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करेगी। जी। तो पहले क्योंकि बाहर मार्केट का जो देख लेते हैं स्पीड है और फिर बढ़ने का और वो बात अलग है। करते हैं गोल्ड सिल्वर और करेंसी के बारे में। पहले मार्केट देख लेते हैं। नीचे है आज फिर से। सेंसेक्स इज डाउन, मिड डे है और सेंसेक्स 287 पॉइंट्स नीचे है, 82,213। और निफ्टी 90 पॉइंट्स नीचे है, 25,194। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: टाटा मोटर्स, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, वोडाफोन आइडिया एंड टीसीएस। टॉप फाइव गेनर्स: बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस एंड एसबीआई। Top five losers: Tata Motors, Wipro, Infosys, ONGC, and Adani Enterprise. Uh, तो अंकित जी, anything on the market first? मार्केट आज की तारीख में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्लगिशनेस दिख रही है आज इंडियन हम्म। मार्केट में। 100 पॉइंट माइनस है, और हम्म। बहुत बड़ी जो गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं है। हम्म। ट्रेडर्स थोड़े से परेशान हैं। इंडियन मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? इंडियन मार्केट के नहीं गिरने का रीजन ये है कि एफआईआईज है नहीं, डीआईज हैं, और डीआईज के अंदर लगातार खरीदारी चल रही है। हम्म। एसआईपी मोड जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। स्टॉक्स वाइज अगर देखा जाए तो वहां पे मैनिपुलेशन चल रहा है। लेकिन हम्म। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ये हम्म। शॉर्ट टर्म है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। और ये जो 1,500 पॉइंट की रेंज है, इसी में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा अभी। और हम्म। जी। और हमने देखा यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसका असर भी हो रहा है इंडियन मार्केट पर? देखिए, ट्रेड जो यूएस चाइना का है वो तो टेंशन एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। फ्राइडे नाइट को मार्केट बंद होने के बाद में बात करी गई कि 100% टैरिफ लगा देते हैं। जी। उसके बाद आज सुबह सुबह बोला गया कि चीन ने चाइना को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बातचीत करेंगे, आगे बेटर हम्म। तरीके से लेके जाएंगे। और जो चाइनीज इकोनॉमी है जो मंदी में जाने वाली है, शायद वो नहीं जाएगी। वो हम्म। किस तरह की बातें चल रही है मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बातें कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड को वही चला रहे हैं, और अगले शायद भगवान वही हैं कि सब तरफ से वही डिसीजन लेंगे और हम्म। सबको वही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। ये जो स्टेटमेंट्स हैं मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमको गोल्ड सिल्वर में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दो कमोडिटीज हैं जिसके ऊपर फोकस बना हुआ है। बाकी हम्म। सारी की सारी कमोडिटीज अभी नल एंड वॉइड हो चुकी हैं। जी। तो ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क है दो कौन उसका सी है? असर गोल्ड प्राइस पे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, गोल्ड प्राइसेस के अंदर हम देखेंगे तो लगातार तेजी बन रही है। आज नया हाई बन गया है $4,070 के आसपास। ओवरऑल ट्रेंड इसके अगर बात करूं तो पॉजिटिव रहने वाला है। 4,060 को क्रॉस करा है वीकली बेसिस पे, तो आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी 4,200 और 4,300 के लेवल्स को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। सिल्वर यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। 51.50 चल रहा है स्पॉट लेवल। फ्यूचर पहली बार हमने देखा है इतना ज्यादा डिस्काउंट में चल रहा है। उसका हम्म। रीजन सबसे बड़ा यही है कि डिमांड जो है वो फिजिकल मार्केट में क्रिएट होती जा रही है। फ्यूचर्स में भविष्य को लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग असमंजस की स्थिति में हैं। ये पैनिक थोड़ा सा मार्केट को किस तरह दिशा में ले जाएगा उसको देखना जरूरी रहेगा। हम्म। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय जो सेंटिमेंट्स हैं वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं, और आने वाले टाइम में अभी गोल्ड के अंदर बड़ी तेजी और बाकी है। हो हम्म। सकता है कि अगले 3 से 4 महीने में अगर ये 1,35,000 के लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी एम6 मार्केट में। जी।
अभी ब्रिक्स ने एक करेंसी प्रपोज की है, पॉसिबली गोल्ड बैक, तो जी। इसका असर ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स और वैल्यूएशंस पर क्या हो सकता है? देखिए, सेंट्रल बैंक्स लगातार पिछले 3 साल से 1,000 टन से ऊपर गोल्ड बाइंग कर रहे थे। और उसके बाद अब जो कंडीशंस ये हैं मार्केट के अंदर, जो सबसे पहली चीज कि ब्रिटेन वुड सिस्टम खत्म होने के बाद में पूरी फिएट करेंसी चालू हुई। अब फिएट करेंसी के अंदर बात कर रहे हैं तो किसी को भी अपनी करेंसी लॉन्च करने का पूरा अधिकार मिल गया। वो जो गोल्ड बैग था वो पूरा के पूरा खत्म हो गया। आज की तारीख में वो रेशो, जहां पे पहले 1970 के पहले 1:1 रहता था, मतलब 100% गोल्ड बैक रहता था, आज की तारीख में वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और 10% भी नहीं रह गया है। तो पूरी फिएट करेंसी है, करेंसी सिर्फ डॉलर के ऊपर भरोसा रह गया था। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाइंग करना चालू करा है और गोल्ड बैक करेंसी लेके आएंगे, ये हम्म। ज्यादा स्ट्रेंथ लेगी, ये ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा एज कंपेयर टू अदर करेंसीज जो फिएट करेंसीज है उसको देखते हुए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज निकल के आएगी, डॉलर को इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम्म। डॉलर के वर्चस्व को नुकसान होगा, क्योंकि हम्म। अब मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें चल रही थी 19 से, ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म होने के बाद 1971 के बाद जितनी भी चीजें चली हैं, सब की सब एक ही चीज पे थी कि डॉलर वैल्यू रखेगा, और डॉलर टर्म्स में ही सारी चीजें चल रही थी। तो वो अमेरिका का वर्चस्व अलग लेवल पे चल रहा था। लेकिन जैसे ये ब्रिक्स अपनी करेंसी को लॉन्च करेगा, वैसे ही डॉलर का डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और हम्म। मार्केट में जो गोल्ड बैक करेंसीज हैं जो वापस है, क्योंकि देखिए गोल्ड बैक करेंसी किसी बेस वैल्यू पे होनी चाहिए। आप हम्म। बिना बेस वैल्यू के, बिना असेट के फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो जिसकी जब मर्जी आ रही है उतना वो डॉलर इनिशिएट कर रहा है मार्केट में, मतलब प्रिंटिंग कर रहा है। नोट्स की प्रिंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस हम्म। चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। आज की तारीख में $37 ट्रिलियन यूएस की डेट है। अरे मैं बंद किया हुआ अगर मैं ग्लोबल मार्केट का डेट अगर देखूं, हम्म। वर्ल्ड की जीडीपी से 3 टाइम्स ज्यादा है हम्म। टोटल डेट। तो ये कुछ नहीं है, ये सारा का सारा नोशनल है। इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है और हम्म। इंटरेस्ट रेट भागा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा जा रहा है, तो सारी चीजें सब पेपर पे चला गया है। और ओरिजिनल जो वैल्यू है वर्ल्ड की, वो अपने को मार्केट में दिख नहीं रही है, पेपर पे दिख नहीं रही है। हम्म। अगर वो जो करेंसी है गोल्ड बैक अगर हो जाएगी, तो एक असेट क्लास निकल के आएगा और जो हमें बैक करेगा। इसी वजह से गोल्ड के अंदर हम लगातार तेजी दिख रहे हैं। जी। ब्रिक्स नेशंस जो है ये डी डॉलराइजेशन की जो बात कर रहे हैं, तो इसका असर गोल्ड पर एज अ रिजर्व एसेट क्या होगा, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस? एशियन कंट्रीज, जापान, चाइना, इंडिया, इनके पास अच्छा खासा गोल्ड रखा हुआ है। इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया को फिर भी टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के पास में अभी सिर्फ 880 टन है। अभी 30 से 40 टन और बढ़ाया है, लेकिन 880 टन के आसपास ही गोल्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी अदर कंट्रीज की, तो हम्म। कनाडा है जिसके पास गोल्ड ही नहीं है। अमेरिका है जिसके पास 8,133 टन है कि नहीं है ये भी नहीं पता है। उसके बाद में बाकी अगर अदर कंट्रीज की बात करें, तो बाकी कंट्रीज के पास में गोल्ड नहीं है। तो ये गोल्ड को लेने के लिए और ज्यादा अग्रेसिव होंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि बैक गोल्ड बैक करेंसीज वापस से मार्केट पे अंदर आने वाली हैं। तो गोल्ड को लेने की होड़ वापस से मार्केट में आएगी। इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस के अंदर हमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। जी। अभी जो हम चेंजेस देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड्स, एग्जांपल यूएस रेट कट या ग्लोबल ईसिंग, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये सिल्वर पे कैसा पड़ सकता है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें तो सिल्वर मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं है, गोल्ड उसका मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट रहता है। हम्म। लेकिन अगर हम्म। मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड में है। ये अभी नहीं हुआ है, रातों रात नहीं हुआ कि सिल्वर की डिमांड खत्म हो गई। सिल्वर की हम्म। डिमांड खत्म नहीं हुई है। अभी एक कार्टल है जहां पे मार्केट के अंदर उन्होंने अभी सिल्वर को थोड़ा सा होल्ड कर दिया है, आगे सेल आउट करने के लिए अभी मना कर दिया है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो पिछले 3 से 4 साल से लगातार डेफिसिट बना हुआ था। मतलब जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर। और हम्म। ये अब जैसे रेट्स बढ़े तो ये इंक्रीज होती नजर आ रही है। इसकी वजह से कुछ पोर्शन है जो होल्ड करके रखा हुआ है, और बाकी मार्केट में ऑलरेडी जो सप्लाई है वो ऑलरेडी कम है। इसी वजह से गोल्ड हम्म। के सिल्वर के अंदर, सॉरी सिल्वर के अंदर हम लगातार तेजी देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये तेजी अभी और बरकरार बरकरार रह सकती है। हम्म। 50 डॉलर 45 साल बाद तोड़ा है। हम्म। 45 साल बाद $50 का लेवल तोड़ा है। आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी $80 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। ज्यादा हम्म। वक्त नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि 12 से 15 महीने हम 80 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। हम्म। जी। सेंट्रल बैंक्स जो है इनका सिग्निफिकेंस क्या है इन कंसिडरिंग लार्ज स्केल सिल्वर एक्विजिशंस? क्योंकि कई सालों के बाद हम देख रहे हैं कि अभी सिल्वर भी खरीदना शुरू किया है। देखिए, अभी खरीदना करा शुरू करा है। एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ आज की तारीख में रेयर अर्थ मेटल भी हो गया ये।
तो हम्म। रेयर अर्थ मेटल की वजह से, क्योंकि देखिए सिल्वर लिमिटेड ही है, गोल्ड भी लिमिटेड ही है, तो इसके हिसाब से सिल्वर भी लिमिटेड ही है, तो कुछ लिमिटेड चीजों के कारण इसके अंदर डिमांड इंक्रीज होती नजर आएगी। बहुत टाइम से चल रहा था कि सिल्वर की डिमांड आएगी, लेकिन हम्म। जैसे ही चाइना रिवाइव करेगा तो सिल्वर की डिमांड बूस्टअप होती नजर आएगी। और ये हमको नहीं, सेंट्रल बैंक्स को भी ये चीज पता है। तो हम्म। सेफ हेवन एसेट के रूप में कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं। जी। अब करेंसीज की बात करते हैं। अगर देखिए, कुड ब्रिक्स कॉमन करेंसी बिकम वायबल? अ, अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हाँ, मुझे आने वाले टाइम में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने आतंक मचाया है, मुझे लगता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना, जापान, और उसके बाद में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब के सब अपनी ब्रिक्स करेंसी को लेके आएंगे। हम्म। रशिया भी इस कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वर्चस्व है डॉलर का, वो खत्म करना चाहते हैं। और हम्म। मुझे लगता है नेक्स्ट विल बी द चाइना, जो सुपर पावर निकल के आएगा। जी। How do you think how would the creation of new BRICS currency or any digital payment infrastructures affect global capital flows and FX volatility in emerging markets? अ, अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, हम्म। क्योंकि किसी भी चीज को अडॉप्शन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम्म। और आपने जो बोला है अनसर्टेनिटी वाली चीज, तो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह में, तो डिजिटल पेमेंट अभी तो रुपी स्टार्ट हुआ है, और बहुत अच्छी बात है कि नेपाल और बांग्लादेश के अंदर भी, सॉरी, नेपाल एंड भूटान के अंदर भी अब हम्म। रुपए का यूज हो सकता है, यूपीआई का यूज हो सकता है। तो आने वाले टाइम में इन चीजों को बढ़त मिलेगी। गोल्ड बैक करेंसी से जो फिएट सिस्टम है वो खत्म होगा, और कहीं हम्म। ना कहीं थोड़ी सी रिलायबिलिटी बनेगी करेंसी के ऊपर, जो अभी रिलायबिलिटी खत्म होती जा रही है। अगर हम्म। यही करेंसी गोल्ड बैक होती, इंडिया की करेंसी गोल्ड बैक होती, तो शायद हम इतना 98 99, सॉरी, 89 और 90 के आसपास ट्रैवल नहीं कर रहे होते। आईएनआर के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि लगातार इस चीज पे प्रेशर बना हुआ है। तो ये ब्रिक्स करेंसी अगर बनती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डॉलर को चोट पहुंचेगी, कुछ हम्म। टाइम के लिए वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स वगैरह में किस तरह से चीजें आएंगी, किस तरह से ट्रेड्स होंगे, इसको तो अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी प्रारूप को भी तैयार नहीं हुआ है। हम्म। जी। सेठी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, ये जो हम्म। प्रोडक्ट हैं, जी। इसके पीछे अब लोग उत्सुक हो गए हैं। चाइना है, ताइवान है, इंडिया है। हाँ। हाँ। तो अभी हम एक ऐसी चीज को पकड़ रहे हैं जो मैनिपुलेटिव है। एक तो होता है आ, कंट्री की पूरी प्रोग्रेस हो रही है। अभी गोल्ड और सिल्वर से और इन केमिकल से हम अगर कंट्री की प्रोग्रेस को नापेंगे तो सही तरीका नहीं है वो। आज निकल परेशानी आएगी। सर बिल्कुल बात क्योंकि है, ये चाइना क्या कर रेयर रहा है, अर्थ, सर रेयर अर्थ चाइना ने मिनरल्स की अभी लोग रोक बात तो दिया कर है। रहे हैं। चाइना जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, बोलता है आप अमेरिका को नहीं कर सकते हो मैग्नेट। तो बिल्कुल अभी सही ये बोल रहे सब हैं। तरह से रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, इस तरह की नई नई चीजें उभर के नई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके बारे देखिए में आपका सर, क्या विचार है? प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को तो नाम ही नहीं पता है रेयर अर्थ मिनरल कौन कौन से हैं। अभी तो लोग अभी ये तो हमने ढूंढ रहे दिए हैं हैं। कि रेयर अर्थ मिनरल्स, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा अभी उसके अंदर पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसकी इसके अंदर कुछ भी बनाया चीज नहीं गई है। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा यूज में आ रहे हैं, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर्स, 5G टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद बैटरी में, तो ये सारी यूज हो रहे हैं। लेकिन अभी तक उसकी कोई व्याख्या नहीं करी गई है कि कौन कौन से मेटल्स हैं। बहुत सारे हैं, कुछ लिमिटेड नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, रेयर अर्थ मेटल्स में भी बहुत सारी चीजें हैं। सिल्वर को अब उसके अंदर काउंट करा गया है, इसलिए उसके अंदर तेजी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेयर है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है, इसी वजह से। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन ये आज की तारीख में लड़ाई का मुद्दा बिल्कुल बना हुआ है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं तो कौन सप्लाई करेगा, यूक्रेन करेगा कि रशिया करेगा कि चाइना करेगा। इंडिया की अगर बात करें तो उनके पास तो इतना है ही नहीं। अभी मुझे ऐसा उदाहरण याद आ रहा है कि पहले राजा महाराजा को किसी देश से अपने संबंध अच्छे करने होते थे तो अपनी लड़की उधर शादी करा देते थे। एक हाँ। संबंध बन गए हमारे। हाँ जी। तो रेयर अर्थ मिनरल ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। अभी अफ्रीका में है तो अफ्रीका में चाइना ने स्टेक ले लिया है।
देखिए ये तो होगा ही। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप हम लोग बैठे हुए, हम लोग रिसर्च करते हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो उसके लिए पहले से वो तैयारी करके चलते हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है, क्योंकि हर कंट्री अपने लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए और अपनी लोगों के लिए भलाई चाहती है, और इसी के लिए ग्रोथ भी चाहती है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रही हैं। तो स्टेक लेना और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल जो पुराना आपने बताया कि अपने रिश्ते बना देते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। तो वो चीज मेटल्स में चल रही है, वो चीज मिनरल्स में चल रही है, यहाँ पे एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करने भी चल रही है। एक क्रोनोलॉजी है। पाकिस्तान ने को बुलाया गया, अमेरिका में, अमेरिका ने पाकिस्तान को बुलाया ताकि वो अफगानिस्तान पे कब्जा कब्जा कर सके। इंडिया ने बुलाया अफगानिस्तान को ताकि वो ने पाकिस्तान पर अटैक कर सके, और जो हमने कल 24 घंटे के अंदर देखा है। तो ये सारी की सारी चीजें देखिए, अब सेंटिमेंट्स क्रिएट बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। अब जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चेंज होती नजर आ रही है। हर कंट्री अभी वेट एंड वॉच में है, सिर्फ एक अमेरिकन को छोड़ के, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के, बाकी सारी की सारी कंट्रीज वेट एंड वॉच में है, और वो अपने अपने तरीके से दूसरे रास्ते खोजने के लिए निकल चुके हैं। और ये बात, जो गोल्ड जिसके पास है वो ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड डिक्लेयर नहीं है, वो डिक्लेयर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल ज़्यादा आएगी, तो उससे हमें क्या, इंटरेस्ट रेट, लोन हम कम इंटरेस्ट रेट पे उठा सकते हैं बाहर से। क्या फ़ायदा होगा जिसके पास गोल्ड ज़्यादा है, जिस सर कंट्री के देखिए, पास। गोल्ड आज की तारीख में तो वैल्यूएबल बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मानता हूं कि बिटकॉइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन को इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंटली दुबई गया हुआ था, तो वहां पे मैंने चीज देखी कि बिटकॉइन की वो पूरी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, और सबके सब क्रिप्टो में लगे हुए हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके पास में गोल्ड नहीं है, इंडिया पे के पास में ऑलमोस्ट जो बताया जाता है 32 से 35 हजार टन के आसपास गोल्ड है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो समवेयर अराउंड 32 से 35 हजार टन उनके पास भी है, जो नॉन ऑफिशियल है। ऑफिशियल की बात करें तो 2300 टन के आसपास है चाइना के पास में, और इंडिया के पास में 880 टन है। लेकिन जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के पास जाते हैं, तो वहां पे टोटल 8000 टन के आसपास गोल्ड है, जो ऑप्शन है, जो पुराना रखा हुआ है। कोई भी नई खरीदारी नहीं करी गई है चाइना और अमेरिका की तरफ से। लेकिन जो हाउस होल्ड है उसके पास भी 500 हजार टन से ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बाकी कंट्रीज की बात करें, कनाडा, उसके पास गोल्ड ही नहीं है। बाकी अगर उसने मैक्सिको की बात करें तो उनके पास गोल्ड ही नहीं है। तो बाकी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके पास गोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्चस्व की लड़ाई आएगी कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन। देखते हैं आने वाले टाइम में पावरफुल कौन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में गोल्ड में, तो थोड़ा सा बिटकॉइन के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ क्रिप्टो बन जाएगा वो। अभी देखिए, रेयर अर्थ की डेफिनेशन कोई क्लियर नहीं है। रेयर अर्थ चाइना ने जो 17 लिस्ट बनाई है, अभी उसमें 17 और भी हो सकते हैं। कुछ लोग उसको रेयर अर्थ मानने को तैयार भी नहीं होंगे। अब बिल्कुल सही ताइवान बात है। ने सेमीकंडक्टर के लिए भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम किया है, तो हो सकता है अपने वो रेयर अर्थ में से निकाल दे वो। बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं, ये और ये सारी चीजें हो अभी सकती है। पत्ते खोलने का टाइम आ गया है। अभी कार्ड जो दिखाने पड़ेंगे सबको, कि तुम्हारे पास कौन सा रेयर अर्थ है, और वो है कि नहीं है, कितनी क्वांटिटी है, ऑफिशियल कितनी है, अनऑफिशियल कितनी है, और किस रेट्स की है, और इससे कितना उसका फ्यूचर में वो एनकेश कर सकता है उसको। बिल्कुल, ये सारी चीजें होंगी, और कितनी ज्यादा हो रहती हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैक्सिमम 6 मंथ्स बहुत सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। पर अब जैसे टैरिफ का हुआ है, कुछ समझ नहीं आता है ऐसे, इसका क्या समझ में आएगा मेरे को, क्योंकि इसमें तो इतने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, कोई एक कंट्री नहीं है। तो उतना पचीदा होगा अभी। चाइना बोलेगा मेरी करेंसी रखो उधर, रशिया बोलेगा मेरी रखो, इंडिया बोलेगा मेरी रखो। अभी करेंसी भी तो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। फिर उसके सामने किसके पास कितने रिजर्व है वो तो देखना चाहिए, कि जो भी बात कंट्री आएगा लीड लेगा, तो उसके पास असली माल कितना है, गोल्ड का है, सिल्वर का, या वो समझो बाकी 15 केमिकल ऐड कर रहा है। तो हम्म। 15 केमिकल को बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मालूम चलेगा। नहीं सर, नहीं पता चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, और आने वाले टाइम में अभी इसके अंदर और ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जोग्राफिकली पूरा के पूरा मार्केट सेंटिमेंट चेंज होगा। उसके साथ साथ बहुत सारा फाइनेंशियल भी चेंज होने वाला है। अगले छह हम्म। से आठ महीने में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी कंडीशन ही चेंज होती जाएंगी। डॉलर रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं पता। और आने वाले टाइम में किस तरह से मार्केट क्रिएट होगा, क्योंकि देखिए जो डेट है, डेट खत्म कैसे होगा। डेट को खत्म आप चाहेंगे कि यूएस का डेट खत्म हो जाए, या इंडिया का डेट खत्म हो जाए, चाइना का डेट खत्म हो जाए, जापान का डेट खत्म हो जाए। इतना आसान नहीं है डेट खत्म होना। डेट खत्म होने के पहले आपको वापस से पूरा रिवाइव करना पड़ेगा, सारी चीजें वापस से एनालाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेट चुकाने का अब टेंशन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो हर गवर्नमेंट को एक ही चीज की टेंशन है कि इतना कर्जा चुकाया कैसे जाएगा। अमेरिका को अगले साल से करीब करीब $2 ट्रिलियन हर साल उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है।
इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट में भी चली जाएगी, तो फिर जो अमेरिका है वो भी कहीं ना कहीं गरीबों के देश में, या फिर वापस वो जो पुराना वाला स्थिति उसमें काउंट होता नजर आएगा। और ये केवल अमेरिका की बात नहीं है, ये चाइना की बात भी है, ये जापान की बात भी है, और एक इंडिया की बात भी है। अंकित जी, मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ छोटा सा, वो सिचुएशन को क्लियर करेगा। वो ये है कि अब जैसे चार बच्चे हैं घर में, हम्म। कॉलेज जाते हैं। एक बच्चा 1 लाख रुपए एडवांस ले चुका है, तो बाकी हम्म। लोगों को पॉकेट मनी दी जा रही है। हम्म। तो अभी पॉकेट मनी उनको ज़्यादा मिलेगी उससे, जिसने 1 लाख रुपए लिया है हम्म। उसको कहाँ कंपनसेट करेंगे। हम्म। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके हम्म। पास मिनरल्स हैं। अब उसका कैसा है, उसका उपयोग होगा और कितनी क्रेडिबिलिटी मिलेगी, कितने पॉइंट्स मिलेंगे उनको उस बात के, उस पर काफ़ी निर्भर करेगा। तो ये टाइम जाएगा, 6 महीने में इतनी जल्दी होगा नहीं। देखिए और शायद ये चीजें सबको हो सकती हैं। एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल, ये अभी शायद ये चीजें रशिया हो वाला को सकती आप हैं, इंडिया लेकिन की करेंसी देंगे, वो बोलता है मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो अभी उसकी पहले तो करेंसी को आपको वैलिड करना पड़ेगा, सब जगह चले वो। जैसे रुपए का किया नेपाल में और दूसरी जगहों पे, तो उसमें क्या लगता है वो क्या दिक्कतें आएंगी अपने को। देखिए जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज है, तो यूरो जिस तरह से चलता है, जिस तरह से डॉलर चलता है, आने वाले टाइम में आप ब्रिक्स को भी इसी तरह से चलता हुआ देखेंगे। और जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि इतनी आसान चीजें नहीं हुई, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेट्स सी किस तरह से होता है, लेकिन मुझे एज ऑफ नाउ मैं एक ही चीज को देख रहा हूँ, मार्केट अनस्टेबल है। अभी ये स्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी। जब हम आज से 6 महीने पहले बात कर रहे थे, तब भी हमने एक ही चीज पे बात करी थी कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये एकदम से खत्म नहीं होने वाली है, कि घर की लड़ाई 2 दिन में खत्म नहीं होती है, तो इंटरनेशनल मार्केट की लड़ाई है। तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, अभी इतना सॉल्यूशन जल्दी निकलने वाला नहीं है। और ये सारा सॉल्यूशन ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर के रूप में निकल के आए। नहीं, वर्ल्ड वार तो शायद नहीं होगा। अभी ब्रिक्स जो करेंसी है, इसका एनालिस्ट क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या फोरकास्ट है उनका नहीं, अभी कोई भी कि फोरकास्ट इसका नहीं है, अभी तो इम्पैक्ट सिर्फ एक क्या पेपर पे रहेगा। आया है। नहीं सर, अभी तो केवल एक पेपर पे आया है, अभी फोरकास्टिंग कुछ भी नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं। लॉन्च करेंगे, कैसे होगा क्या होगा, अभी तो मीटिंग्स होंगी, इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप होपफुल हैं कि होगा। होगा जरूर। तो मुझे लगता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को चुप कराने का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया लोगों को, ब्रिक के माध्यम से। और अभी वो कह रहे हैं कि जो ब्रिक में है वो भी हम उसके सेंक्शन लगाएंगे। तो अभी उनके सेंक्शन का मीनिंग भी नहीं रह गया है। अभी चाइना ने जो टैरिफ चालू कर दिया है, तो बहुत विवादास्पद और कंफ्यूजिंग वाली स्टेट है। और बात उसमें बिल्कुल ये सही है। सर आपने मुझे अभी एक स्टेटमेंट बोला कि वॉर वाली स्थिति नहीं लगती, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब पैसे की तंगी आती है, तो लड़ाइयां सबसे ज्यादा होती हैं। अभी वही तंगी ये चल रही है। लड़ाइयाँ छोटी मोटी होंगी सर, क्योंकि क्या है, सबके पास पैसा लिमिटेड है। अब वार के पास के लिए पैसा किसके पास है वार करने का। और कोई इशू भी होना चाहिए ना। इकोनॉमिक इशू पे वार नहीं होती है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक इश्यूज पे कभी वॉर नहीं होती है। अभी हमने धीरे से देखा, पहले अभी रशिया वाला मैटर चल रहा था, उसके बाद में फिर इसराइल वाला हुआ। अब धीरे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी चालू हुआ है। तो कोई भी ये तो चीज एकदम तैयार से है, स्टार्ट नहीं छोटे छोटे होती। देश तो तैयार है, उनको तो झोंक देते हैं। हिंदी में एक शब्द है, झोंक देना। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है, लेकिन अभी होली तो के कोई लिए भी आग जल रही है तो उसमें ठीक है, उठा के कपड़े डाल दिए तो झोंक दिए उसने। देखिए नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है, किस तरह से चीजें निकल के आएंगी, लेकिन इतना डेट बिना सारी चीजों को रिवाइव करे, डेट खत्म नहीं होगा। और जब तक डेट खत्म नहीं होगा, जब तक डेट के ऊपर बैठ के बात नहीं होगी, आप लोगों को पता होगा कि जब भी ये होता है तो डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट होने के बाद में कुछ रेशोज दे दिए जाते हैं, तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होने वाली आएगी। इसी वजह से गोल्ड के अंदर लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है, और गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट में कन्वर्ट होता नजर ये आ तो रहा है। सिंपल इक्वेशन हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डेट है, डेट को कैसे कंट्रोल करना है। हर एक कंट्री का अपना अलग इशू है। इंडिया का डेट अलग है, यूएसए का अलग है। किस तरह उसने कब देगा कब नहीं दे रहा है, और क्या वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ये सब उसका एनालिसिस आना चाहिए ना, तभी अपने को समझेगा। और ये तभी आएगा जब ब्रिक की करेंसी लागू होगी, तो सब कंट्रीज का बिल्कुल सही। एनालिसिस करेंगे हम्म। कि एसेट्स क्या है। अभी एसेट्स क्या है आज कंट्रीज के, वो समझ में नहीं आ रहे लोगों को। सर एसेट्स आप तो क्या बताइए है, यूएसए के एसेट्स एसेट्स है। क्या हैं। सर हाँ जी। असेट तो बहुत अच्छी बात है कि आज गोल्ड एक असेट है, और आज 1,23,000 रुपए का चल रहा है, कॉमेक्स डिवीजन में $4,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन जब एसेट की वैल्यूएशन होती है, तो उसको खरीदने वाला जब आएगा, तब उसके बाद में मार्केट में एक्चुअल वैल्यूएशन
एसेट वैल्यूशन लिया और वो बिकने पे आ रही हैं, तो इस समय बिकने का रेट क्या है? आज तो हम लोग इसको खरीदने का रेट मान रहे हैं कि सेफ हेवन करेंसी है, लेकिन अगर इसको किसी कंट्री ने अगर बेचना चालू करा तो उस समय सेलिंग रेट रेट क्या वही आएगा? बात है। और ये सारी दूसरी बात कंडीशन। है कि चाइना रेयर केमिकल देगा क्या उसको? कोई गोल्ड देगा तो वो कहेगा मैं गोल्ड पे भी नहीं देता हूँ, तो क्या करेंगे आप उसका? अभी तो जो रेयर केमिकल भी वो गोल्ड के सामने नहीं देता आपको, तो आप खरीद ही नहीं सकते। हम्म। हाँ बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो वो ये देखिए फिर अभी थोड़े दिन पहले अभी आपने जैसे हमारी बात बोला, तो एक जैसे अभी था कि अफगानिस्तान के ऊपर कब्जे की बात चल रही थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल के आएगा जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करके रख देगा। ये अरे चीज के लिए ऑलरेडी आप तैयार डिस्टर्ब है। रहिए। ऑलरेडी डिस्टर्ब है। नहीं अभी हुआ नहीं है, नहीं, अभी और कुछ होगा। नहीं हुआ है, ये तो अभी स्टार्ट है। आप डिस्ट्रप्शन के लिए तैयार रहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज न्यूक्लियर पावर के तरफ ही चला जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन अदर तरीके के वॉर्स हो सकते हैं जहां पे सरेंडर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक वार्स होंगी। इकोनॉमिक वार्स होंगी, टैरिफ की वार है जैसे। ये देखिए टैरिफ ये वॉर नहीं है, टैरिफ तो अभी चालू हुआ है, ये तो बहुत इनिशियल फेज में है, और अभी बाय द एंड ऑफ 2030 बहुत सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। क्लियर भी क्या होती नजर आएंगी, डिस्ट्रप्शन रहेगा, बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। और ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग काउंट करेंगे। और आने वाले टाइम में अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंडीशन में अपना पैसे को सेफ ना करके चलें। अभी सबसे पहला टाइम है कि अपने पैसे को सेव करके चलें, और जो हार्ड एसेट्स हैं, जो करंट लिक्विड एसेट्स हैं, उनके ऊपर कन्वर्ट करके चलें, ज्यादा बेटर रहेगा। आने वाले टाइम में अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में, सिर्फ और सिर्फ फंड एफडी में, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, पूरी तरह से अपने फंड्स को आप मतलब डाइवर्सिफाई करके रखिए। क्योंकि ये आने वाला टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अभी देखने को मिलेगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी और ज्यादा जो अब मैंने आपसे बात करी डिस्ट्रप्शन की, वो एक पैनिक नजर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये अब कंडीशन में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे सॉल्यूशंस नहीं है। आप मान के चलिए कि अगर आप बोल रहे हैं सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन अब नहीं है। आप एनालाइज करते रहिए, लेकिन जब भी आप एनालाइज करते रहेंगे कोई तीसरा आके उठेगा और अपना स्टेटमेंट देके चला जाएगा और मार्केट को वापस से अनस्टेबल कर देगा। सर एक बात है, शॉर्ट में बोलता हूँ कि सबको पत्ते दिखाने का टाइम आ गया है। चाइना के पास क्या है, जापान के पास क्या है, यूएसए के पास क्या है, यूरोप में क्या है, और इंडिया में क्या है। तो सब एक समान है कि कम ज़्यादा है, और डेट किसका कितना कितना किसके पास डेट है, और सामने एसेट्स कितने हैं। डेट, एसेट्स और एवेल्यूएशन का टाइम आ गया मेरे हिसाब से। सर वॉर केवल दो लोगों की होनी है, इकोनॉमिकल वॉर हो चाहे कुछ भी हो। यूएस वर्सेस चाइना। इंडिया के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, रशिया के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो भी चीजें हैं पत्ते खोलना है वो खोलेगा चाइना। अमेरिका के पास भी अब कुछ खोलने के लिए नहीं है। तो आखिरी जो है, तो आप जो सेकंड पावरफुल कंट्री है वो चाइना ही है। आप मतलब एक बार अगर कोई चाइना अगर घूम के आए तो उनको समझ में आएगा कि शायद अभी 2021 या 2022 में घूम रहा है, ऑलरेडी 2050 में चल रहा है। तो वो उस लेवल की उसकी ग्रोथ है, वो अपने आंकड़े इतनी जल्दी रिलीज नहीं करता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास में पत्ते खोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास में अपना खुद का कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलेंगे यूएस से हम पूरा कट जाएंगे, तो अगर आप यूएस से पूरा कटते हैं तो पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी ढह जाएगी। आपके हम्म। पास फेसबुक नहीं है, आपके पास यूट्यूब नहीं है, आपके पास में इंस्टाग्राम नहीं है, आपके पास में गूगल नहीं है। सारा का सारा पैसा आपका बाहर जाता है इन द टर्म्स ऑफ एड्स। तो आपके पास में कुछ भी नहीं है। अभी एक अराटा करके ऐप बनाया है जोहो ने, हम्म। व्हाट्सएप का उसने सिस्टम ने डेवलप करने की बात करी है। एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इंडियंस ने। चाइना ने एंट्री ही नहीं दी, उसको पहले से सारी चीजें पता थी, उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारे यहाँ पे लड़ने से जो अपोजिशन है और जो फेवर में भी चल रही है पार्टीज, वो पहले लड़ तो लें, वहां पे चीजें तो खत्म हो। हमारे यहाँ पे अभी इसी चीज पे लड़ाई होती है कि हिंदू मुस्लिम क्या चल रहा है, और यहाँ पे ग्रोथ वाली कोई बात ही नहीं होती है। हम्म। हमारे यहाँ पे आज लड़ाई क्या चल रही है, जेंजी काम नहीं करते हैं। हमारे बात क्या चल रही है, मिलेनियल कौन काम करते हैं हमारे यहाँ पे। बात करने का मैटर ही अलग है सर। तो आप यहाँ पे तो पत्ते खोलने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो पूरी खुली किताब है। हम्म। खोलना तो केवल चाइना को है, इसके अलावा बाकी किसी कंट्री के पास और कुछ भी नहीं चाइना है के पास खोलने के ग्रोथ लिए। नहीं है ना। बाकी सारी कंट्रीज अपने। चाइना का इशू दूसरा है। सर किसी के पास कुछ भी। जी। चाइना के पास ग्रोथ नहीं है। सर ग्रोथ, सर आपके पास में देखिए मोदी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आपके पास में यंग जनरेशन है, लेकिन यंग जनरेशन को उस डायरेक्शन पे लेके जाना पड़ेगा। हम्म। अभी बिहार के अंदर आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन में 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं। हम्म। जी। 75,000 महिलाएं कि 7.5 लाख महिलाएं, आई डोंट नो। महिलाओं को हम्म। 10,000 रुपए दिए गए हैं।
10,000 रुपए दे के आप सोच रहे हो कोई बिजनेस कर लेगा? उनको आपने क्या दिया है? अगर आप ये बिहार में बिजनेस क्लास को पैसा देते तो शायद वो जिंदगी भर उनको नौकरी दे सकता था। हम्म। लेकिन आपने क्या करा, 10,000 रुपए हर महिला को पकड़ा दिए। वो एक तरह के, अगर मैं गलत नहीं बोलूं तो ये कहीं ना कहीं आपने उनको दिया है कि बिजनेस कर लीजिए। शायद बोलना गलत हो जाएगा, ये ब्राइब तो शायद हो सकती है। और मैं अंकित जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे है कि जी गोल्ड जब भी सर, ये 50,000 में लास्ट था या क्वेश्चन 20,000 में रखते था, हैं, गोल्ड के हमारे सामने पास भी समय नहीं है उसकी वैल्यू सेठी कम सर। उतनी नहीं हो सकती थी। सेठी सर, समय नहीं है, एक मैं मिनट बस बचा कंक्लूड है। कर रहा हूँ। जी प्लीज। मैं एक 10 10 सेकंड में करता हूँ। जी। तो उसके पास नहीं था ये पोजीशन। सर गोल्ड आज भी सेफ है मैंने सेट है। अगर मैं इसको आप इंडियन टर्म से ले रहे हैं तो 1,22,000 आपको महंगा लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कॉमेक्स टर्म में ले रहा हूं तो आज भी $4,000 ही है। $4,000 से अगर 50% भी गिरेगा तो 2,000 ही होगा। लेकिन उसके बाद वापस तेजी आएगी तो वापस 8,000 और 10,000 तक के ऊपर है टारगेट्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी गोल्ड के अंदर सेफ हेवन एसेट, इसको नहीं मानना चाहिए। गोल्ड अभी भी सेफ हेवन एसेट है। सबसे बड़ा रीजन हमको ये निकल के आ रहा है कि अब आने वाले टाइम में जो ब्रिक्स करेंसीज हैं वो गोल्ड बैक्ड बनाने वाली हैं अपनी करेंसी को। अगर वो गोल्ड बैक्ड बनाएंगी तो डेफिनेटली गोल्ड की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में रहेगी। पर पहले गोल्ड तो देखना पड़ेगा उसके पास है कि नहीं है, एक चीज। किसके और पास? ये सेफ हेवन कितना किसके पास है, कितना आगे जा सकता है, वो एक इशू है मतलब। अभी स्पेकुलेटिव ज्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल स्पेकुलेटिव है, आपकी सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ की बात करूंगा तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को गोल्ड के अंदर कोई परेशानी होने वाली है। कोई यहाँ से अल्टरनेटिव नहीं है सर आपके पास, आज आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड सेफ हेवन एसेट है। अगर मेरे को कॉपर में इन्वेस्ट करना होता या कॉपर में कोई सेफ हेवन लग रहा होता तो कॉपर में जाता। नहीं अल्टरनेटिव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्टरनेटिव नहीं है। आज की तारीख दो चीजों का अल्टरनेटिव नहीं है। पहली चीज जमीन, और दूसरी चीज गोल्ड। इन दोनों का अभी अल्टरनेटिव मेरे पास में नहीं है। और तीसरा बिटकॉइन निकल के आ सकता है अल्टरनेटिव के रूप में। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। लेकिन बिटकॉइन हम्म। को नजर रखना चाहिए, उसकी पूरी प्रोग्रेस पर नजर रखना चाहिए, स्पेशली फॉर वेस्टर्न चाइना तो इसके कंट्रीज। पीछे लगा कि मेरे 17 केमिकल को सेफ हेवन कर दो। अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।